विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में हम लोग चैप्टर 4 सीख रहे हैं और अब चैप्टर 4 में इंटरनेट द्वारा सूचना खोजना। इसके पहले पीरियड में हमने इंटरनेट के विषय में चर्चा हम लोग किए थे और अब सीख रहे हैं इंटरनेट द्वारा सूचना खोजना। तो इसके स्टेप हैं, कुल 5 स्टेप आपको बताना है। पहला स्टेप है ब्राउज़र का चुनाव करना। तो कई सारे ब्राउज़र उपलब्ध हैं, उनमें से कोई भी एक ब्राउज़र पसंद कर सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है। तो ऐसे तमाम सारे ब्राउज़र हैं, उनमें से हम किसी को एक को चयन कर सकते हैं। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आता है सर्च इंजन का चुनाव। अब सर्च इंजन में आपके पास गूगल है, याहू है, आस्क है, इस तरह से आपके पास तमाम सारे हैं। तो उनमें से भी आपको कोई एक चुनाव करना है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम अगर लोग की बात करें तो गूगल ज़्यादा लोग सर्च इंजन के रूप में पसंद करते हैं। और जब हम गूगल खोलते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से एक बॉक्स आता है जिसके अंदर आपको आपकी सूचना लिखनी होती है। तो पहला स्टेप है ब्राउज़र का चुनाव, दूसरा स्टेप है सर्च इंजन का चुनाव और तीसरा स्टेप है आवश्यक सूचना सर्च बार में एंटर करना। ये जो गूगल का बॉक्स है तो ये है सर्च बार। तो इसके अंदर आपको जो भी सूचना चाहिए, जो भी माहिती चाहिए, वो आप इसमें टाइप करें। जैसे आपको रेलवे के बारे में या रेलवे से टिकट बुक करना है, रेलवे की ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो IRTC ऐसा आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको टाइप कर देना है। तो ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। इसको आप जो गूगल के सर्च बार में आप टाइप किए। चौथा स्टेप आएगा वेबसाइट पसंद करना। जैसे ही आप गूगल में या उसके साइट इसके अंदर IRTC आप जब इसके अंदर टाइप करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम सारी IRTC की वेबसाइट दिखाई देगी। सभी रेलवे की वेबसाइट होगी। उसमें टिकट बुक करना, ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अन्य सारी बहुत सारी वेबसाइटें आपको लाइन से दिखाई देंगी। अब आपको जो पसंद करना हो, टिकट बुक करने के लिए, ट्रेन के बारे में जानकारी हो, फिर आप वो वेबसाइट पसंद करिए या उस वेबसाइट पर जाइए और आपको उसकी माहिती मिलेगी। और पांचवा स्टेप है आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। जब आप उस वेबसाइट को पसंद कर लेंगे तो उस पर आपको जो भी जानकारी होगी, सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका ज्ञान आपको पहले से ही है, लेकिन अपने टॉपिक के अंदर जो ये टॉपिक दिया हुआ है विषय के अंदर, तो इसलिए इसको अपने जानना जरूरी है। तो फिर से देख लीजिए, इंटरनेट द्वारा सूचना खोजना में स्टेप नंबर 1 है ब्राउज़र का चुनाव, जिसके अंदर गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स, यूजी ब्राउज़र वगैरह कोई भी आप पसंद कर सकते हैं। उसके बाद सर्च इंजन का चुनाव है, गूगल है, याहू है, आस्क है, कोई भी एक पसंद कर सकते हैं इसमें से। तो उसके बाद जो है स्टेप नंबर 3 है आवश्यक सूचना सर्च बार में एंटर करना, टाइप करना और उसके बाद वेबसाइट पसंद करना और वेबसाइट पसंद करने के बाद अंतिम स्टेप है आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। इस तरह 5 स्टेप पर हम जा करके इंटरनेट की सारी सूचना या जानकारी को एकत्र कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पहला कि इंटरनेट द्वारा सूचना को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा ई कॉमर्स के बारे में है। तो ई कॉमर्स के विषय में अब यहाँ पर डिटेल से आपको समझाया गया है। तो देखिए ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या माध्यमों के उपयोग द्वारा किया जाने वाला व्यापार अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये इसकी परिभाषा बन सकती है। अब आप इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो ई कॉमर्स द्वारा व्यापार की क्रियाएं जैसे कि माल का खरीदना, बेचना, विज्ञापन करना, उसके अलावा अन्य उत्पादन के साथ तुलना करना, बराबर, द्रव्य का स्थानांतरण करना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, साथ में ईमेल सेवा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए और इसके साथ आप क्रय विक्रय, माल की डिलीवरी, भुगतान
सब में सरलता रहती है। तो इस तरह अगर ई कॉमर्स का उपयोग करें तो हम इन साधनों की मदद से अपना कोई भी व्यापारिक कार्य, क्रय विक्रय, माल की डिलीवरी, भुगतान की करने में, तो ये सब हमारे लिए इजी हो जाता है और समय की भी बचत होती है और शीघ्र हो जाता है। अब आता है कि ई कॉमर्स की आवश्यकता क्यों है। तो ई कॉमर्स की आवश्यकता के कारण क्या है, तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कि पहला है कि परंपरागत व्यापार जो है, परंपरागत व्यापार हमारा जो है उसकी अपेक्षा ई कॉमर्स बहुत ही सरल और बहुत ही तीव्र होने वाली प्रक्रिया है ये। इसलिए परंपरागत व्यापार से अच्छा व्यापार करने के लिए, शीघ्र व्यापार करने के लिए, सरल व्यापार करने के लिए ई कॉमर्स की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है कि बाजार प्रक्रिया जो भी है परंपरागत, या वितरण, फोन, डाक, छपाई, ये सब जो सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं आप ई कॉमर्स से कर सकते हैं। तो इस वजह से ई कॉमर्स जो है यहाँ पर भी इसकी आवश्यकता आपको दिखाई देगी। इंटरनेट के कारण बाजार में प्रक्रिया हुआ और ये वितरण, फोन और डाक, छपाई, इन प्रवृत्तियों का जो खर्च आता है वो भी आपका बच जाता है, यानी खर्च में भी आपकी कटौती हो जाती है। उसके बाद है ई कॉमर्स के कारण माल के क्रय विक्रय के लिए व्यापारियों की जो लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती है, यानी इसमें भी उनका समय का बचाव होता है और जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन के समय और खर्च में कमी आती है। परिवहन से आना जाना, समय ज्यादा व्यतीत करना, उसके लिए खर्च करना, वो सारा चीज भी यहाँ पर बचत होती है, उसमें कमी होती है। ई कॉमर्स उत्तम एवं त्वरित ग्राहक सेवा देता है। तो इसका ग्राहक सेवा का कार्य कैसा है, उत्तम है, सबसे अच्छा है और शीघ्र है। इंटरनेट द्वारा सूचना संचार प्रक्रिया शीघ्रता से हो जाती है। फिर ग्राहक के साथ सहजता से संवाद होने से उत्पादन मूल्य, माल की गुणवत्ता और अन्य कोई भी प्रश्न हो तो उसका समाधान आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न ग्राहक के साथ हो तो उसको अगर निपटाना हो तो ये भी ई कॉमर्स द्वारा आसानी से शक्य बनता है और वस्तु संबंधी सेवा या कठिनाई का निवारण भी शीघ्र संभव हो जाता है। तो आप देखें कि ई कॉमर्स जो है इन मुद्दों के आधार पर आप समझा सकते हैं कि ई कॉमर्स की कितनी आवश्यकता है। तो ई कॉमर्स का अर्थ हो गया और ई कॉमर्स की आवश्यकता क्या क्या है उसके बारे में आप देखें। अब हम देखेंगे यहाँ पर कार्य क्षेत्र। तो ई कॉमर्स का कार्य क्षेत्र क्या है, तो अगर इसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो ई कॉमर्स में समाविष्ट पक्ष प्रदान करने वाली सेवाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर इसका कार्य क्षेत्र निम्नानुसार बताया गया है। जैसे देखिए पहला नंबर है, यह है धंधा से ग्राहक, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर व्यापारी ग्राहक के संपर्क में आएगा, तो यानी दोनों आपस में आदान प्रदान करेंगे। व्यापारी जो है वो ग्राहक के संपर्क में आएगा और यहां पर व्यापारी अपना माल ग्राहक को कहीं भी, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय बेच सकता है। उसी तरह ग्राहक अपनी वस्तु व्यापारी से किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर खरीद सकता है। उसके लिए कोई समय और स्थान की सीमा नहीं है। आप चलते चलते कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आप बैठे बैठे आप ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। बराबर उसी तरह से आप रात के समय घर पर बैठे हुए हैं और आपको लगता है मुझे ये सामान मंगाना है, तो आप घर बैठे बैठे आप ये व्यवस्था होने से घर बैठे बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं और वस्तु खरीदने की व्यवस्था कर सकते हैं आप इस तरह से। तो ग्राहक किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनी पसंद की वस्तु खरीदने के लिए ऑर्डर कर सकता है। विक्रेता अपनी वस्तु का मध्यस्थी बिना सीधे ग्राहक को विक्रय करता है। यहाँ पर कोई बीच में एजेंट नहीं होगा कि कोई वस्तु बेचने के लिए बीच में मध्यस्थी नहीं बनेगा, तो यहाँ मध्यस्थी की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी डायरेक्ट जो है ग्राहक को अपना माल सीधा सीधा बेच देगा, यहाँ कोई मध्यस्थी नहीं होगा। उसके बाद है जो खरीदने वाला व्यक्ति है, क्रेता, वो पूरा स्वतंत्र है, उसको पूरी छूट है। वो कोई भी वस्तु का कैसे मांग करता है, कैसे उसके ऑर्डर करता है, वो सारी तरह से उसको छूट है। ऑनलाइन खरीदी इस व्यापार का उत्तम उदाहरण है।
और इस तरह से इस प्रक्रिया में क्रय विक्रय में सरलता हो जाती है। इस कारण से यह प्रक्रिया खूब प्रचलित मानी जाती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वस्तु के फुटकर विक्रय के अतिरिक्त B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर में ऑनलाइन बैंकिंग और परिवहन सुविधा का भी समावेश कर लिया जाता है। यानी और वस्तुएं तो हैं ही, साथ साथ में सेवा भी है, बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा की सुविधा भी समावेश हो जाती है। तो इस तरह से आप B2C के अंदर इन बातों का समावेश करके, पॉइंट का समावेश करके उसको आप समझा सकते हैं। दूसरा कार्य क्षेत्र आता है इसका धंधे से धंधा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो अभी आपको जैसे पता है कि स्पर्धात्मक युग है, तो यहाँ पर एक धंधा दूसरे धंधे पर स्वावलंबित होता है, उसको एक पर दूसरे पर निर्भर, जैसे फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी पर निर्भर करता है, थोक व्यापारी उत्पादक पर निर्भर करता है, उसी तरह से थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि फुटकर व्यापारी उससे माल खरीदेगा तब उसका विक्रय होगा, और उसी तरह से फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदेगा तब उसको वस्तु अपने ढंग से प्राप्त हो पाएगी। तो यानी व्यापारी व्यापारी पर ही, बिजनेस बिजनेस पर ही यहाँ पर परस्पर निर्भर रहता है। तो इस वजह से इसे कहा गया है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर दोनों पक्ष व्यापारी होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर दोनों को आश्रित रहना पड़ता है, और व्यापार में अवलंबन को सरल और प्रभावित बनाता है। ये जो एक दूसरे पर अवलंबन होता है वो सरल और प्रभावी बनाता है। B2B स्वयं पूर्तिकर्ता, वितरक, अन्य मध्यस्थियों के साथ ई संबंध की स्थापना करता है, क्योंकि उसको वस्तु बेचना है, माल बेचना है। तो माल बेचना है तो वो छोटे व्यापारियों के संपर्क में रहेगा, थोक व्यापारियों के संपर्क में रहेगा। तुम दोनों के संपर्क में रहते हुए वो अपनी वस्तु की जो है बिक्री करेगा और ई संबंध बना के रखेगा उनसे, ताकि उसके वस्तु का विक्रय होता रहे। और इसके अलावा है सम्मिलित व्यवसायियों, जैसे मिले जुले जो व्यवसायी हैं के मध्य अधिक पारदर्शिता के कारण अधिक कार्यक्षमता प्राप्त होती है। कई बार क्या होता है कि व्यापारी दिखाता है, थोक व्यापारी जैसे है, अच्छी अच्छी वस्तु दिखाता है, और उसके बाद में जब वस्तु बेचता है तो पता लगता है वस्तु तो की क्वालिटी एकदम खराब है। तो वो पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि जैसी वस्तु उसने दिखाया बेचने के लिए नमूने के रूप में, वैसे ही वस्तु को बेच रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, पारदर्शिता हो जाती है, पारदर्शिता, और साथ साथ अधिक कार्यक्षमता भी प्राप्त होती है। तो B2B की सहायता से व्यापारी की सामान्य व्यवसायिक प्रवृत्तियां, जैसे माल का संग्रह, माल की व्यवस्था, माल का स्टॉक की सूची की व्यवस्था, भुगतान की व्यवस्था आदि कार्यक्षम रूप से इसकी वृद्धि पाई जाती है, या कार्यक्षम रूप से कार्य इनका होता है। तो आपने ये देखा B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक है तीसरा नंबर का, और तीसरे नंबर टॉपिक में आप देखेंगे तो ये है ग्राहक से ग्राहक, C2C। आपको लगता होगा कि व्यापारी ही का माल बेचता है, तो ऐसा नहीं है, ग्राहक भी माल बेचता है। जैसे कोई ग्राहक है और उसके पास पुरानी वस्तु पड़ी है, तो पुरानी वस्तु अगर उसको अब फेंक देगा भंगार में या कहीं इधर उधर कर देगा, उससे अच्छा अगर वो मार्केट में उसको बेचना चाहता है तो ऑनलाइन कस्टमर टू कस्टमर वो कांटेक्ट कर करके उसको वस्तु को बेच सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक साइट बताई गई है ग्राहक से ग्राहक के लिए, यह ई ऑक्शन। इसमें एक आता है, इसके लिए नीलामी की व्यवस्था है या नीलामी की साइट है। यहाँ भी कोई मध्यस्थी की जरूरत इसमें नहीं है, और उपयोगकर्ता, विक्रेता या क्रेता दोनों ग्राहक होंगे इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर बेचने वाला कौन है, ग्राहक, क्योंकि उसको वस्तु अब उपयोग कर लिया है, अब उसको उपयोग करने की जरूरत नहीं, वो नई वस्तु लेना चाहता है। और सामने दूसरा खरीदने वाला भी कौन है, ग्राहक, दोनों पक्ष ग्राहक हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये अपनी वस्तु को जो है ऑनलाइन ई ऑक्शन पर रखेगा कि भाई मेरे पास एक सोफा सेट है और ये पुराना है, इसको मुझे बेचना है, तो जो कीमत बोलेगा अच्छी कीमत उसको मैं बेच दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अलग अलग लोगों के पास से ऑनलाइन उसके पास जो है एक एक करके उसका कीमत आएगी। मान लो कोई ने 10,500 रखा, कोई कीमत 8,500 लगाया, कोई 7,000 लगाया, तो ये उसका कंपैरिजन करेगा ग्राहक। और मान लो कोई 11,000 लगाया, तो उसको लगेगा कि भाई सबसे हाईएस्ट मुझे 11,000 की ऑफर हो रही है, तो क्या करेगा वो अपने उस
फर्नीचर या सोफे को क्या करेगा, 11,000 बोली लगाने वाले को बेच देगा वो। तो एक पद्धति तो ये है कि ग्राहक अपनी पुरानी वस्तु, पुरानी संपत्ति, पुरानी चीज को बेचने के लिए वह नीलामी की साइट यानी ई ऑक्शन पर जाकर के और अपने वस्तु के लिए नीलामी लगवाकर उसको बेच सकता है। एक दूसरा आपने सुना होगा OLX.com, Quikr.com। यहां पर क्या होता है कि यहां पर ग्राहक जो है अपनी पुरानी वस्तु, उसका मॉडल, उसके बारे में माहिती एक एडवर्टाइज के रूप में वह ऑनलाइन रख देता है और कीमत भी यहां पर वही निश्चित करता है कि भाई मेरी ये वस्तु है, जैसे मेरा मोबाइल फोन है और मेरा मोबाइल फोन फला फला कंपनी का है और मैं इसको 5,000 में बेचना चाहता हूं, या इसकी कीमत 5,000 होगी, इसका इतना समय खरीदे हुआ है, या और सारी उसके जो फीचर्स हैं वो सब उसमें दर्शाया रहेगा। तो यहां पर कीमत ये रखेगा और अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर देगा। बाद में जो उसको देखेगा वो क्या करेगा, उस चीज को अगर उसको खरीदना है, पसंद आ रही है, तो फिर वो उसको ऑनलाइन कांटेक्ट करेगा या उसको फोन करेगा और फोन करके दोनों पक्ष एक जगह मिलेंगे और मिल करके बार्गेनिंग करेंगे और बार्गेनिंग करके अगर दोनों को कीमत पसंद आई तो वस्तु को बेच दिया जाएगा। तो यहां भी बेचने वाला कौन है, ग्राहक, और खरीदने वाला कौन है, ग्राहक। तो दोनों पक्ष ग्राहक हैं। तो इस तरह से आपने देखा C2C में कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को यहां पर वस्तु बेचेगा और दूसरा उसको क्या करेगा, खरीदेगा। और दो पद्धति से है, एक ई ऑक्शन नीलामी की पद्धति से और एक जो है OLX पर अपनी कीमत स्वयं निर्धारित करके वस्तु बेचने वाला खरीदने वाले को वस्तु बेचेगा। उसके बाद आता है चौथा टाइप है ग्राहक से धंधा, C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर यह है कि यहां पर वस्तु की कीमत डिसाइड करने वाला ग्राहक होगा। आपको यह समझना अच्छी तरह से कि यहां पर वस्तु की कीमत डिसाइड करने वाला ग्राहक होगा, यानी जो वस्तु की खरीदी होगी ग्राहक की इच्छा से होगी। आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, कभी आपने खरीदी किया हो तो फ्लिपकार्ट वगैरह पर क्या आता है, उसमें ऑप्शन आता है कि आपको कौन से ब्रांड की वस्तु चाहिए, कितने रेंज में चाहिए, ऐसा आप उसके अंदर ऑप्शन पाएंगे। तो जैसे आपको लगता है कि मुझे जो है कोई लैपटॉप खरीदना है, तो आप लैपटॉप की कीमत वहां पर आप अंदाजित कीमत रख दीजिए, भाई मुझे 20,000 तक का लैपटॉप चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो आप वहां पर कीमत कितना भर देंगे, 20,000। तो आपको उस साइट पर बहुत जो भी लैपटॉप आएंगे सब 20,000 के रेंज में रहेंगे, 20,000 से कम या 20,000 तक, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। अब आपने कीमत पहले से इसको दे दिया, फिक्स कर दिया, तो जब कीमत फिक्स कर दिया पहले से, तो उसी कीमत की ही रेंज की ही आपको वहां पर जो इकाई है या जो बेचने वाली संस्था है ऑनलाइन, वो आपको वही चीज बताएगी, उतनी कीमत तक बताएगी। तो इस तरह ग्राहक जो है खरीदने के लिए ग्राहक इच्छा रखता है और वह ग्राहक ही अपनी जो है वस्तु कीमत निश्चित करता है। उत्पादन करने वाली इकाई जो है ग्राहक के अनुसार, उसकी कीमत के अनुसार वहां पर वस्तु को सामने उसके प्रस्तुत करती है या उसको बेचने के लिए रखती है। यहां पर मोल भाव का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। मोल भाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले से ग्राहक बोल दिया मुझे इतने तक ही चाहिए, इसके रेंज के बाहर मुझे नहीं चाहिए, तो उसी रेंज में उसको वो वस्तु प्राप्त होगी या उसको बताई जाएगी। तो इस तरह से C2B के अंदर आपने देखा कि ऐसी सेवा या उत्पादन करने वाले धंधा की इकाई सेवा के लिए अपने विक्रय की शर्तें और मूल्य बताती हैं, और यह पद्धति मोल भाव कम इसमें मतलब होता है, क्योंकि ग्राहक पहले से ही अपनी स्थिति बता देता है या अपने भाव वस्तु लेने के लिए अपनी कीमत दर्शा देता है। इस पद्धति में ग्राहक द्वारा भुगतान निश्चित किया जाता है, ग्राहक निश्चित कर लेता है। ई कॉमर्स की इसके अतिरिक्त मान लिया जाए तो निम्न और भी एक व्यवस्था है, जैसे है सरकार से व्यवसाय। आप इसके अंदर जान सकते हैं सरकार से व्यवसाय। तो यहां पर आपको ऐसा बोल सकते हो सरकार, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय, और भी इसके अलावा प्रक्रिया है। और अगर स्वतंत्र रूप से गिना जाए तो दूसरा सरकार से नागरिक। सरकार से नागरिक का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। और एक तीसरा भी है सरकार से सरकार, G2G, बराबर। इस तरह से इस पद्धति में
अगर आप देखा जाए तो ई कॉमर्स के अतिरिक्त का काम अगर माना जाए तो ये व्यवस्था भी हो सकती है, बराबर। यानी कि सरकार से व्यवसाय, सरकार से नागरिक और सरकार से सरकार। तो विद्यार्थी मित्रों, ये टॉपिक यहाँ पर आपका पूरा होता है और इसी में अगला टॉपिक है, और ये टॉपिक है ई कॉमर्स के लिए आवश्यक साधन कौन कौन से हैं। शॉर्ट में है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के लिए आपको पहले तो वेबसाइट चाहिए। अब वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट यहाँ पर जो व्यापारी विकसित करता है उसका संचालन करना, देखभाल करना, संवर्धन करना। वेबसाइट में वेब अर्थात यहाँ पर जो दिया है पीढ़ी का पता, यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर कोई आपको भौतिक या भौगोलिक पता उसमें नहीं दिया रहता है, ये ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता बताता है कि भाई हमारे यहाँ पर ये सामग्री यहाँ मिल रही है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे कोई आपको एड्रेस नहीं लिखा होगा यहाँ पर। उसके बाद है इंटरनेट युक्त कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल है तो उसमें इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट युक्त कंप्यूटर है तो आप ई कॉमर्स के लिए आप काम कर सकते हैं या ई कॉमर्स से काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों दूसरे से अपरिचित हैं। ना क्रेता विक्रेता को जानता है, ना विक्रेता क्रेता को जानता है। तो इस तरह दोनों अपरिचित हैं। अपरिचित होने की वजह से दोनों के बीच में मौद्रिक लेन देन का प्रश्न उठता है। विक्रेता सोचेगा मुझे पैसा नहीं मिला, तो ग्राहक सोचेगा मुझे वस्तु नहीं मिली, तो दोनों का लिए प्रश्न है। तो इस वजह से दोनों के लिए धनराशि का जोखिम है, क्योंकि उसको भी पैसा गंवाने का डर है और उसको भी माल पाने का। पैसा पेमेंट कर दिया, माल ही नहीं मिला, और उसने माल दे दिया, पैसा ही नहीं मिला, तो दोनों को जोखिम यहाँ पर है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड काम में आता है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगर है तो उसके माध्यम से पहले पेमेंट हो जाएगा या ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वस्तु या माल उसके पास आ सकता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मान लो पेमेंट हो गया तो सामने भुगतान स्थगित भी हो सकता है। 7 दिनों का टाइम होता है। अगर 7 दिन के अंदर चाहे तो क्रेता अपने वस्तु का जो उसने पेमेंट किया है उसका भुगतान वो स्थगित कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो कार्ड है, चाहे डेबिट कार्ड है चाहे क्रेडिट कार्ड है, वो ई कॉमर्स के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज के हमारे इस वीडियो में 3 टॉपिक हमने लिया, और तीनों टॉपिक में आपने पहला टॉपिक लिया इसके अंदर इंटरनेट द्वारा सूचना खोजना, और उसके बाद आपने ई कॉमर्स के बारे में देखा, और फिर आपने ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र देखा, और उसके बाद ई कॉमर्स के लिए आवश्यक साधन। और इस तरह से आपका आज का टॉपिक यहाँ पूरा करते हैं, और अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेकर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।